मुख्य अतिथि, विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह माननीय दत्ताजी हुजबले जी, संघ के 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं और उसके बाद हम पहली बार आप और हम सब दत्ताजी को मिल रहे, तो मैं उनका हिंदुस्तान की करोड़ों जनता की तरफ से 100 वर्ष पूर्ण होने पर अभिनंदन करता हूं। साथ ही प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, जो परिवार की महान परंपरा को समर्पित जीवन देते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। दादाजी के विचारों को और पिताजी ने विस्तार दिए कार्य को और दुनिया भर के कोने कोने में लेकर जाने का काम वो उस समय कर रहे हैं। जगह युग परिवर्तन का समय है और दुनिया बहुत ज़्यादा गति से बदल रही है, तो आपके परिवार को भी ऐसे समय में ऐसा युवा नेतृत्व मिला है जिसके पास परंपरा के साथ साथ आधुनिकता का भी ज्ञान है। हमारे साथ उदय माहुरकर जी है। माहुरकर जी का और हमारा तो 350 वर्ष पुराना संबंध है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो संकल्प लिया उसे पूरा करने के लिए जिन परिवारों को महाराष्ट्र के भूमि से बाहर भेजा, उसमें से माहुरकर जी के परिवार को गुजरात भेजा था, हमारे परिवार को मध्य प्रदेश भेजा था। तब हम तलवारों से लड़ते थे और आज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का युग है, इसलिए विचारों से लड़ रहे हैं। हमारे बीच में पूर्व सांसद और उससे भी बड़ा परिचय उनका पत्रकार के रूप में है तरुण विजय जी, साथ में संस्था के अन्य पदाधिकारी। आज मुझे विषय दिया गया है कि मैं आपके सामने मीडिया की भूमिका इस विषय पर अपनी बात को रखूं। संस्कृति निर्माण में मीडिया की भूमिका, ये विषय आपके सामने रखूं। लेकिन जब मीडिया की आज हम बात कर रहे हैं तो मीडिया बहुत बड़े पैमाने पर बदल चुका है। पहले मीडिया का मतलब केवल पेपर होता था, उसके बाद फिर टीवी चैनल होने लगा। लेकिन आज अगर हम देखेंगे तो वेब पोर्टल से लेके OTT प्लेटफॉर्म से लेके यहाँ तक कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, AI आया है, उसके थ्रू भी मीडिया नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। हम तो भोले भाले हिंदुस्तानी पहले समझ नहीं रहे थे कि जो फिल्में हैं उनके द्वारा भी नैरेटिव सेट करने का ही काम किया जाता है। सीरियलें से हो, विभिन्न प्रकार के अन्य लिटरेचर से हो, तो मीडिया मतलब केवल अखबार या मीडिया मतलब केवल न्यूज चैनल यहाँ तक सीमित नहीं है। मीडिया का क्षेत्र बहुत बड़े व्यापक प्रमाण में बदल रहा है और जब मीडिया संस्कारों से जुड़ता है तो समाज बनता है। लेकिन आज मीडिया बाजार से जुड़ा हुआ है, इसलिए समाज को बेचने का काम कर रहा है। ये चिंता का विषय है और मुझे लगता है इतने पवित्र धार्मिक स्थान पर इस मुद्दे को चुनना ही ये दिखाता है कि इसकी गंभीरता आप लोग भी समझते हैं और इसमें निश्चित तौर पर बदलाव की अपेक्षा भी रखते हैं। जब हम मीडिया की भूमिका कह रहे हैं तो मीडिया की सकारात्मक भूमिका की हम बात करें, उसके पहले हमको ये समझना जरूरी है कि मीडिया की नकारात्मक भूमिका का दुष्परिणाम क्या हुआ है। क्योंकि बीमारी के परिप्रेक्ष्य में इलाज की बात करते हैं तो ज़्यादा आसानी से समझ में आता है। आज हम जब हिंदुस्तान का वर्तमान देखते हैं, 2025 में हम हिंदुस्तान के समाज की तरफ देखते हैं, तो मैं आपको एक 10-15 साल पीछे लेकर जाता हूँ। टीवी पर सास बहू के सीरियलें आने लगी और लोगों ने कहा कि ये जो टीवी पे सास बहू के सीरियलें दिखती है, ऐसा कुछ तो समाज में है ही नहीं, चलने दो, क्या फर्क पड़ता है, एंटरटेनमेंट है। लेकिन तब जो समाज में नहीं था, इन सीरियलों ने समाज आज वैसा बना दिया। आप सहमत है ना? सहमत है ना? तो इसका मतलब इन विषयों को नजरअंदाज करके नहीं चलेगा, इसको एड्रेस करना पड़ेगा, इसका उपाय करना पड़ेगा। और न्यूज चैनलों की और बाकी मीडिया की तो मैं क्या ही बात करूं। आजकल मीडिया प्रोफेशन नहीं रहा है, मीडिया मिशन नहीं रहा है, प्रोफेशन हो गया है। और अब प्रोफेशन के आगे जाकर एक कमीशन मतलब बिजनेस का काम हुआ है। अब तो वेस्ट में अगर हम देखेंगे तो वेस्ट में तो मुनाफा ही मीडिया संस्थान का मुख्य लक्ष्य है। हिंदुस्तान में ये भी आज ये हो गया है। दुर्भाग्य से हमारी अब तक की सभी सरकारें ऐसा मानती रही कि जो मीडिया संस्थान है वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए।
इसका मतलब वो लॉस देकर अगर समाज को एड्रेस करने का काम करती है तो सरकार कहती है नहीं, आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा। इसका मतलब है आपको प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और फिर प्रॉफिट मेकिंग मतलब मुनाफा तभी कमाया जा सकता है जब उनके मापदंडों पर आप खरे उतरते हैं। मापदंड क्या है? आपकी व्यूअरशिप होनी चाहिए, टीआरपी होनी चाहिए। उसके लिए फिर आप भले ही मैं अब इतने पवित्र स्थान पर ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि आज व्यूज के लिए क्या किया जा रहा है, टीआरपी के लिए क्या दिखाया जा रहा है। अगर ये दिखाना मतलब केवल बिजनेस लक्ष्य है, समाज का जागरण लक्ष्य नहीं है, तो नारद मुनि जी को हम आद्य पत्रकार मानते हैं, उनकी भूमिका आज का पत्रकार कहाँ करता है? और अगर करता भी है तो फिल्मों में जो नारद मुनि दिखाए गए थे वो नारद मुनि जी की भूमिका करता है, पुराण के नारद मुनि जी की भूमिका नहीं करता है। और इसलिए हमें इन विषयों को जड़ों के साथ जोड़ना होगा। और इसे मैं हमेशा कहता हूं, मीडिया जब संस्कारों से जुड़ता है तो समाज बनता है, और मीडिया जब बाजार से जुड़ता है तो बिकता है। जब रिलीजन या मजहब हथियार बन जाता है मीडिया इनका, तो फिर ये सिविलाइजेशनल क्लैशेस या सिविलाइजेशनल वॉर तैयार करता है, जिसको धर्म युद्ध कहा जाता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी युद्ध का निर्णय केवल उसके शस्त्र से ही हो सकता है। हम जानते हैं कि महाभारत का निर्णय सुदर्शन चक्र से हुआ था, और आज इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, सूचना के युद्ध का निर्णय भी करने के लिए पुनः सुदर्शन आपके सामने है, और यह सुदर्शन, यह धर्म युद्ध जीतेगा, क्योंकि हम मनसा वाचा कर्मणा इस पर भरोसा करते। इसलिए जो सोचते हैं वही बोलते हैं, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। यही हमने पिछले 23 वर्षों में किया है, और ये करने के पीछे जिस विचार परिवार के संस्कारों का सुदर्शन के इस कार्यकलाप में मुख्य भूमिका है, उसके सरकारें वहाँ यहाँ है। जिस भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा का वाहक सुदर्शन है, उसका पीठ है, और इसे मानने वाला, जीवन अपना समर्पित करने वाला श्रोता वर्ग है। और इसलिए मैं आज गदगद हूँ इस विषय को आपके सामने रखने के लिए। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि ये जो संकट है, इस संकट से निपटा कैसे जाए। तो जब हम आज देखते हैं तो संवाद से ज्यादा शोर है, और संस्कार से ज्यादा सेंसेशन है, और सत्य से ज्यादा टीआरपी है। तो गणित बदल दिया है। तो जब गणित बदल देंगे, सूत्र बदल देंगे, तो आपका लक्ष्य भी बदल जाएगा, और जब लक्ष्य बदल जाएगा तो आप अपने निर्धारित स्थान तक पहुंच नहीं पाएंगे। और हमको विचलित करने के लिए ही ये सारे सूत्र बदले जाते हैं, जो आज हम हिंदुस्तान के मीडिया के स्वरूप में देख रहे हैं। आज हम अपने जड़ों की तरफ जाने के बजाय हम जड़ों को तोड़ रहे हैं। हम जड़ों को तोड़ने को ही आधुनिकता कह रहे हैं। हम इसे ही मॉडर्नाइजेशन मान रहे हैं, इसे ही हम वैश्विक स्टैंडर्ड, वर्ल्ड स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। जब कोई मेरे जैसा पत्रकार माथे पर तिलक लगाकर एंकरिंग करने खड़े होता है, तो हमारे पत्रकार कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपने तो धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए, टीका तो किसी धर्म का प्रतीक है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, कोई भी, मतलब मेरा तो सूत्र यह है, जर्नलिस्ट ये एक्टिविस्ट का पार्ट है। मतलब मैं तो ऐसा ही मानता हूं, मतलब मेरा जर्नलिज्म एक्टिविज्म का पार्ट है। मैं खुलकर बताता हूं क्योंकि मैं ईमानदार है, और बाकी लोग छुपाकर दूसरे का एजेंडा चलाते हैं, वो भी अपने बात पर पैसों के लिए कमिटमेंट है, विचारों के लिए नहीं। तो अगर ऐसी स्थिति मीडिया में रहेगी, इसका अनुपात बढ़ता जाएगा, तो एक समय आएगा कि आप उसको स्वीकार करेंगे। और दुर्भाग्य से आज भारत का मीडिया जो कर रहा है, समाज उसका विरोध नहीं करता। इसी का मतलब है कि वो उसको स्वीकार कर रहा है, और ये स्वीकारोक्ति धीरे धीरे उसके मूलभूत भूमिका से उसको दूर लेकर जाएगी, और फिर जिस मीडिया से जो प्राप्त होना चाहिए वो आपके सामने कभी आएगा ही नहीं। तो भूमिका ही समाप्त हो गई। तो जब भूमिका ही समाप्त होगी, जैसे हम कहते हैं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मैं तो कहता हूं कि लोकतंत्र की, क्योंकि हम आज यहाँ लोकतंत्र से ज्यादा संस्कृति की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ तो है, लेकिन संस्कृति का भी महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये सुधारने का काम करेगा तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, बिगाड़ने का काम का उदाहरण तो आपके सामने है। तो फिर सुधारने का काम कैसे हो सकता है?
तो जैसे यहाँ विश्वविद्यालय में मीडिया का संस्थान है, यहाँ से पत्रकार निकल रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, क्योंकि आजकल तो क्या है, जैसे जिला में अगर हम जाते हैं तो जिला पत्रों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है 5,000 10,000। आजकल सोशल मीडिया पर एक एक व्यक्ति की फॉलोइंग लाखों में है। तो एक जिला पत्र जितना, मतलब जिले का दैनिक या सायं दैनिक जितना इन्फ्लुएंस करता है, उतना इन्फ्लुएंस तो एक सामान्य व्यक्ति का सोशल मीडिया करता है। तो उसमें हमारी संख्या जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे, हम जैसे हमेशा कहते हैं कि अपनी रेखा बड़ी करो, तो अपनी रेखा बड़ी करने के लिए इसके अंदर हमारे लोगों को उतारना होगा, और हम लोगों ने उतरकर असली मीडिया क्या होता है वो दिखाना होगा। यही इसका वास्तविक उत्तर है, दूसरा कोई उत्तर नहीं है। और मैं तो चिन्मय जी को कहता हूं कि चिन्मय जी, आपके तो करोड़ों फॉलोअर्स है पूरे देश में, उन लोगों तक आप जाएंगे और उनको ही, उनके उस एक्टिविज्म को आप अगर जर्नलिज्म के साथ जोड़ देंगे तो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति तक सत्य और धर्म और संस्कृति पहुंचेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। यह सब कुछ करने के लिए हमारे पास एक अच्छी सरकार है जिसके एजेंडे में इसी प्रकार का विषय है। तो सरकार के प्राथमिकता में इन मुद्दों को लाया जाना चाहिए, उन तक इन बातों को पहुंचाना चाहिए, और नीति निर्धारण के आधार पर ही इस प्रकार का काम हम अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। कारपोरेट ड्रिवन मीडिया के बजाय लोक मंगलकारी मीडिया होना चाहिए, केवल उसका लोकप्रियता लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ये बाजार पर चलने वाले लोग नहीं, किसी संत के अनुग्रह लेने वाले, किसी धार्मिक अधिष्ठान के साथ जुड़े हुए लोग ही समझ सकते हैं, और इसलिए ऐसे संस्थानों में उसमें उतरना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि आज जो मीडिया है वो नायक देने के बजाय सेलिब्रिटी देने की बात करता है। आज हम देखेंगे सूत्र और सारी थीम बदल गई है। नायक कौन है? जमीन पर काम करने वाला नहीं, पर्दे पर ज्यादा देर दिखने वाला। पहले सिनेमा के पर्दे के नायक होते थे, अब सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स नायक बना दिए गए हैं। और फिर वो उनका क्राइटेरिया क्या है, मापदंड क्या है कि वो सेलिब्रिटी है या इन्फ्लुएंसर है? तो उनके सब्सक्राइबर कितने हैं और उनके व्यूज कितने हैं। अब सब्सक्राइबर ज़्यादा पाने के लिए और व्यूज ज़्यादा पाने के लिए क्या क्या किया जाता है। आजकल अच्छे अच्छे घरों की महिलाएं रील बनाने के लिए क्या करती है हम देखते हैं, और उनका ही बेटा या बेटी कैमरा पकड़ता है और माँ उस कैमरे के सामने क्या करती है। हिंदुस्तान की बड़ी त्रासदी है, रील आज एक बड़ी बीमारी बन चुकी है, सहमत है ना? और वहां संस्कृति, सभ्यता, संदेश ये नहीं है, वहां पर क्या है? केवल व्यूज। क्यों? क्योंकि मापदंड बदल दिए हैं कि सब्सक्राइबर ज्यादा, व्यूज ज्यादा, वो सेलिब्रिटी, वो इन्फ्लुएंसर। मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग ही इस बात को समझ सकते हैं, और इसलिए इस क्षेत्र में आप लोगों ने घुसकर, उतरकर प्रभाव निर्माण करना चाहिए और इस क्षेत्र से इन्फ्लुएंस करना चाहिए। इसलिए आज हरिद्वार में इस कार्यक्रम को रखा गया, और वो भी माननीय दत्ता जी के उपस्थिति में रखा गया। तो मुझे लगता है कि बदलते भारत के कई क्षेत्र बदल रहे हैं, संकल्प नए नवीन रूप ले रहे हैं। तो भारत के मीडिया का भी आने वाले दिन बदलेंगे और उसका स्वरूप, उसका चित्र बदलेगा, और विश्व में भारतीय संस्कृति लेकर जाने के लिए भारत का मीडिया काम करेगा। ये मुझे आज के कार्यक्रम से विश्वास आता है। करना क्या होगा? हमने हमेशा कहा हमारा माइक हमारा शस्त्र है, हमारा कैमरा हमारा साधन है, और धर्म की जय यह हमारा लक्ष्य है, अधर्म का नाश यह हमारा कर्तव्य है। ये जिस दिन हम पूर्ण करेंगे तब हिंदुस्तान केवल महाशक्ति नहीं बल्कि महासंस्कृति बनेगा, और वो महासंस्कृति बनने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला संस्थान आपका रहेगा। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कल रात हम चिन्मय जी और हम बैठे थे, एक अंतिम चेतावनी का विषय, क्योंकि यहाँ इतने बड़े प्रभावी लोग बैठे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, एआई, और अगर मैं उसमें से एक माध्यम कहूँ तो चैट जीपीटी, जेमिनी या को पायलट, कई प्रकार के ऐप आए हैं। चैट जीपीटी ओपन एआई का अमेरिका में तैयार हुआ, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा डाउनलोड भारत में है, और वो भी आज। तो सोचिए कि आने वाले दिनों में हम लोगों की संख्या कितनी बड़ी होगी। वहाँ पर जो कंटेंट मिलेगा
वो कंटेंट कैसे हमारे विचार का रहेगा। अगर हम उसमें नहीं उतरेंगे तो दूसरे लोग इन्फ्लुएंस करेंगे। इसके लिए जैसे गीता का हमारा विषय हो रहा था कि गीता के बारे में कोई आज जानना चाहता है तो क्या करेगा, वो एआई को पूछेगा, फिर एआई क्या जवाब देगी, वो जवाब देगी जो इन्फ्लुएंस प्रोग्रामिंग की होगी। जैसे वेबसाइटों के लिए पहले एसईओ किया जाता था, अब एआई के लिए भी एसईओ किया जाता है। तो अगर गीता का एसईओ अगर अपना संस्थान करेगा, देव विश्वविद्यालय करेगा, देव संस्कृति विश्वविद्यालय करेगा तो सही गीता जाएगी। लेकिन अगर अमेरिका की कोई कंपनी करेगी तो वो गलत नैरेटिव फैलाएगी। इसलिए आपको माला जपने के साथ साथ, जैसे हम कहते हैं कि एक हाथ में माला होनी चाहिए, दूसरे हाथ में भाला होनी चाहिए, वैसे ही आज एक हाथ में माला होनी चाहिए और दूसरे हाथ में आधुनिक भाला अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीडिया का शस्त्र हमारे हाथ में होना चाहिए। वो अधिक बलवंता के साथ हो, और जब शक्ति आती है और उसके साथ संस्कार नहीं रहता तो विवेक खो जाता है, और इसलिए वो आध्यात्मिक क्षेत्र के लोगों में आना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। ऐसा किसी भी प्रयास इस संस्थान की तरफ से किया जाएगा तो उसको पूर्ण समर्थन देने का वचन देता हूं। और आपने मुझे यहां पर बुलाया, विषय रखने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जय श्री राम।